जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं 7 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस की। बात करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो ध्यान देना है आपको। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है, ये कब लॉन्च की गई है? ये 6 नवंबर 2024 को लॉन्च की गई है। तो ध्यान देना है आपको इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है विद्या लक्ष्मी, ठीक है। विद्या लक्ष्मी मतलब एजुकेशन से संबंधित होगी, एजुकेशन से संबंधित होगी ये स्कीम। ऑब्जेक्टिव देखें इसका क्या है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों, कोलैटरल फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कोलैटरल फी मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और किसी को भी गारंटर नहीं बनना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोन होंगे जो कोलैटरल फ्री होंगे, गारंटर फ्री होंगे। तो ये होंगे एजुकेशनल लोन्स। किसको दिए जाएंगे? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। कौन से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को? जो भी 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे, ठीक है। जो भी बच्चे 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे उनको कोलैटरल फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव रहा। टोटल आउटले स्कीम का कितना है? तो 3600 करोड़ टोटल आउटले स्कीम है, जिसके अंतर्गत 22 लाख स्टूडेंट्स को क्या होगा, जो पुअर और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनको फायदा होगा, ठीक है। 22 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तो अभी हमने देखा 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो भी एनरोल्ड होंगे उनको ये एजुकेशनल लोन का प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। बस एनआईआरएफ की रैंकिंग में जो भी टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो हो सकता है आपसे फंस जाए यहाँ पे, आपसे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो भी एनआईआरएफ रैंकिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, टॉप 860 में होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनके भी जो स्टूडेंट्स होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर क्या कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लोन का अमाउंट क्या होगा? लोन का अमाउंट होगा 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। 7.5 लाख का लोन मिल सकता है। लोन का कवरेज क्या होगा? तो फुल एजुकेशन लोन कवरिंग ट्यूशन फीस एंड कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्यूशन फीस जो होगी वो कवर की जाएगी एजुकेशनल लोन के अंतर्गत, और जो कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कोई लैब वर्क है, कोई वर्कशॉप है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्स से रिलेटेड है, उनका एक्सपेंसेस भी एजुकेशनल लोन में कवर किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी क्या है? 75% क्रेडिट गारंटी फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। सर क्रेडिट गारंटी फॉर डिफॉल्ट की कितनी क्रेडिट गारंटी है? तो ये 75% की क्रेडिट गारंटी है। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑन लोन्स अप टू 10 लाख फॉर स्टूडेंट्स विद अ फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स मिलेगा 10 लाख तक का, ठीक है। और वही किसको मिलेगा? जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को नहीं अवेल कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं किए हैं उनको मिलेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स अप टू 10 लाख रुपीस, ठीक है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3% इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन ये इन्हीं को मिलेगा जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं किए होंगे, ठीक है। टारगेटेड कोर्स कौन कौन से हैं? तो जनरली टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, उनको टारगेट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि जो एजुकेशनल लोन के एप्लीकेशन होंगे और इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड जो भी कागजात होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल बेनिफिशियरीज तो हमने देखा, लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स जो है इसमें स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। आपको ध्यान में रखना है यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो है वो टॉप 3 कस्टमर्स है इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। टॉप कस्टमर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट कौन है? तो टॉप कस्टमर्स कौन है मतलब सबसे ज़्यादा खरीदार कहाँ से आए हैं? हमारे जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया बना रही है, सबसे ज़्यादा खरीदार कहाँ से आ रहे हैं, कौन से देश से आ रहे हैं? तो यूएसए से हैं, फ्रांस से हैं और अर्मेनिया से हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये 3 है, याद रखिएगा। टॉप पे यूएसए है, उसके बाद फ्रांस है और उसके थर्ड पे अर्मेनिया है। मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा
मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया से खरीद रहा है, फिर फ्रांस सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है जो भी इंडियन मेड है, और फिर अर्मेनिया खरीद रहा है। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए फिस्कल ईयर 24 में कितना रहा है, तो 21,000 करोड़ का ये रहा है। ठीक है, लगभग 21,083 करोड़ का ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स रहा है, मार्किंग अ 32.5% इंक्रीज फ्रॉम फिजिकल ईयर 23। फिजिकल ईयर 23 में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट्स था, तो 15,000 करोड़, लगभग 15,920 करोड़, मतलब 16,000 करोड़ लगभग था, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ हो गया है, मार्किंग 32.5% इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपोर्ट। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो लगभग इंडिया के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उनको 100 कंट्री से ज़्यादा में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करें फिजिकल ईयर 14 के डिफेंस एक्सपोर्ट से, तो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 31 फोल्ड बढ़े हैं। ठीक है, 31 गुना बढ़े हैं, 31 टाइम बढ़े हैं 2014 से 2024 तक। प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 46,000 करोड़ इन फिजिकल ईयर 15 टू ₹1,27,264 करोड़ इन फिजिकल ईयर 24। ठीक है, तो जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू 46,000 करोड़ से लगभग 1,27,000 करोड़ पहुंच चुकी है। और ये कितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट की बात कर ले तो इंडिया का करंट प्रोडक्शन जो है कंट्रीब्यूट करता है ओवर 40% टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ठीक है, और जो है ये 3 ट्रिलियन, ठीक है, ₹3 ट्रिलियन डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 29 तक क्या होगा, $3 ट्रिलियन तक का डिफेंस प्रोडक्शन करना है, एंड एम्स टू अचीव ₹50,000 करोड़ इन आर्म्स एक्सपोर्ट्स। अभी कितना है, अभी 21,000 करोड़ है, तो ये करना कितना है, ये 50,000 करोड़ करना है। और डिफेंस प्रोडक्शन कितना करना है, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कितना, वैल्यू कितनी करनी है, तो ये 3 ट्रिलियन करना है। ठीक है, अभी कितना है, ये 1,27,000 है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कंट्रीब्यूट्स 21% टू टोटल वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडिया कैसे आर्म्स की इंपोर्टर की बात करें, अभी तो हमने एक्सपोर्टर का पूरा एक पिक्चर ले ली। इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, अकाउंटिंग 9.8% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम 2019 टू 24। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट की है, लगभग 10% दुनिया के जो टोटल आर्म्स है वो इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं बिटवीन 2019 टू 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो है ये टॉप कस्टमर्स हैं इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करने के लिए। यूनियन कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, डेटा याद रखना है, आंकड़े याद रखने हैं। 10,700 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। इससे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा, और जो भी हाई इंटरेस्ट डेट है, जो भी जिन उधार पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, वो सब खत्म हो जाएंगे फिजिकल ईयर फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कितना दिया जा रहा है, 10,700 करोड़ किस में दिया जा रहा है, कौन सी बॉडी में, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अभी हमने आपको बताया, इससे फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ जिन उधार पे जिन डेट पे हाई इंटरेस्ट है उनसे भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, लोअर सब्सिडी बर्डन फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रीवियस इन्फ्यूजन कितना था, 2023 में 21,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया था। ठीक है, 21,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या होंगे, तो अब पैसे आ रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेजेस है, जो वेयर हाउसेज उनको मॉडर्नाइज कर सकता है, आदि आदि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जितना भी सामान खरीदना होता है, जितना भी खाद्य पदार्थ खरीदने होते हैं, ये प्रोक्योर करते हैं। साथ ही साथ ये ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू 800 मिलियन बेनिफिशरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। साथ ही साथ मैनेज करते हैं 70% ऑफ नेशनल फूड सब्सिडीज। साथ ही साथ क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रेन रिजर्व्स ये मेंटेन करते हैं टू एड्रेस मार्केट एंड सप्लाई फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज की गई है। साउथ अफ्रीका ने एक स्कीम लॉन्च की है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, TTOS, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंदर इंडियंस के लिए क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंडियन सिटीजन्स के लिए किसने अलाउ की है, किसने लॉन्च की है, तो ये साउथ अफ्रीका ने की है। इससे क्या होगा, जो वीज़ा का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगा और एक्सपीडाइट होगा, मतलब जल्दी जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर किसी को साउथ अफ्रीका जाना है तो। ठीक है, तो क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी या इनिशियल
इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है इंडियन विजिटर्स के लिए। इंडिया के साथ साथ चाइना के लिए भी ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका ने इंडियंस के लिए क्या किया है, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड ने बैन किया है बुर्का लॉ, ठीक है। बैन किया है क्या, बुर्का बैन लॉ। तो ये बात याद रखनी है आपको, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बुर्का बैन कर दिया है, जो कि 2025 से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कर दिया गया। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। बाकी तो जो है कि ओरिजिन कब हुआ और रीज़न क्या है बैन का, ये सब का कोई मतलब अर्थ नहीं है अभी यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो अब बस इतना याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बुर्का बैन किया है, ठीक है। बुर्का बैन किया है और ये 2025 से लागू होगा। तेलंगाना ने लॉन्च किया है स्टेट वाइड कास्ट सेंसस। तो ये बात आपको याद रखनी है, कास्ट सेंसस का काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है भारत में। तो ये तेलंगाना ने लॉन्च कर दिया है स्टेट वाइड कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना। तो ये बात याद रखिएगा, तेलंगाना के स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कंडक्ट करेगा कास्ट सेंसस, ठीक है। कास्ट सेंसस इंडिया में लास्ट टाइम 1931 में कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि तेलंगाना 1931 के बाद पहला कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तेलंगाना जो है कास्ट बेस्ड सेंसस इन्होंने शुरू कर दिया है कलेक्ट करना, ठीक है। पर्पस क्या है, तो ये क्या करेंगे, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको टारगेटेड बनाएंगे, जहाँ जहाँ जिनको जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये एक पर्पज़ है सर्वे कंडक्ट करने का। नेक्स्ट आते हैं, फेस्टिवल का नाम है निंगोल चौकोबा। निंगोल चौकोबा कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, ये मीटी कम्युनिटी का मणिपुर में एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि मीटी कम्युनिटी का मणिपुर में फेस्टिवल है निंगोल चौकोबा। निंगोल चौकोबा कहाँ का फेस्टिवल है, पहले तो ये याद रखना है, मणिपुर का फेस्टिवल है। दूसरी बात याद रखनी, कौन सी कम्युनिटी का है मणिपुर की, तो मीती कम्युनिटी का ये निंगोल चौकोबा जो है फेस्टिवल है, ठीक है। बाकी ये किससे सिमिलर है, ये भाई दूज से सिमिलर है, जहाँ पे सन्स जो होते हैं इनवाइट देयर सिस्टर्स अ वीक इन एडवांस फॉर ग्रैंड फीस रियूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। मतलब जो भाई होते हैं वो बहनों को बुलाते हैं, फिर खाना वाना साथ में खाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वही भाई दूज का जैसा होता है कि भाई दूज के दिन जाते हैं अपनी बहनों से मिलते मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, यही सब होता है ना। तो ऐसा ही इनका भी ये निंगोल चौकोबा है, जो कि म्यूटी कम्युनिटी मणिपुर सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स बाय वाम सुंदरी एंड तर्क सेमीकंडक्टर, जो कि एचसीएल ग्रुप और हीरा नंदान ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कहाँ पे खोले जाएंगे, ये जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, ये जेवर में, ये नोएडा के पास है जेवर एक जगह, जहाँ पे नया अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से वो एयरपोर्ट भी खोला जाएगा जेवर, जहाँ पे और पास में ही यहाँ के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलॉन्ग यमुना एक्सप्रेस वे भी है, वही बात है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है जेवर में, ठीक है, याद रखिएगा जेवर में, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप को अलाउ किया गया है या अप्रूव किया गया है, तो वाम सुंदरी ग्रुप है एचसीएल ग्रुप का, जो कि 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, और तर्क सेमीकंडक्टर है हीरा नंदानी ग्रुप का, जो कि 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। वाम सुंदरी फैसिलिटी क्या करेगी एचसीएल की, तो ये स्मॉल पैनल ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर भी स्टैब्लिश किया गया है वाम सुंदरी इन्वेस्टमेंट, जो कि एचसीएल ग्रुप का है, विद फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया फॉर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली लिस्ट, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फॉक्सकॉन भी है, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी है, वाम सुंदरी है, और तर्क सेमीकंडक्टर जो है स्टैब्लिश किया गया है, ये इनिशिएट किया गया है यूपी के जेवर में, जो कि नोएडा के नज़दीक है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बिहार में सुल्तानगंज स्टेशन को नया नाम मिला है, तो याद रखना है आपको, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है, ठीक है। किसको रीनेम किया गया है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को। ये कहाँ है, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। उसका नाम बदल के रख दिया गया है अजगई बिनाथ धाम, ठीक है, अजगई बिनाथ धाम, ठीक है, अजगई बिनाथ धाम, अजगई बिनाथ धाम, याद रखिएगा, अजगई बिनाथ धाम, ठीक है, या अगई बिनाथ धाम, जो भी नाम है, मतलब अजगई बिनाथ धाम, आपको ये याद रखना है, ठीक। किसका रीनेमिंग हुई है, तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। कहाँ पे है, कौन से जिले में है ये, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, बिहार में, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पूछने वाला नहीं पोटेंशियल है और कोई इन्फॉर्मेशन में, ठीक है।
फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को $200 मिलियन का लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किस लिए? लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए उत्तराखंड को क्या मिला है? $200 मिलियन का लोन मिला है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको दिया है? उत्तराखंड सरकार को दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत वाटर सप्लाई सही होगी, सैनिटेशन अच्छा होगा, अर्बन मोबिलिटी बढ़ेगी और जो पब्लिक कम्युनिटीज़ है उनमें एनहांसमेंट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं चीता प्रोजेक्ट पे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर एक जॉइंट पैनल सेटअप किया है चीता प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने जॉइंट पैनल इस्टेब्लिश किया है चीता प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। चीता प्रोजेक्ट के लिए ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आपस में मिलकर एक जॉइंट पैनल इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा? सेफ मूवमेंट, जो चीता के मूवमेंट्स है उसको सेफ बनाया जाए, चीता के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इससे क्या होगा? इससे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसके जॉइंट पैनल में? इससे क्या होगा? इससे डेवलप किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर इसके अंतर्गत बनाया जाएगा बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, एंश्योरिंग सेफ मूवमेंट ऑफ चीता। तो जितने भी चीता के मूवमेंट होंगे उनको सेफ बनाया जाएगा, ताकि ना वो परेशान करें लोगों को, ना वो कॉन्फ्लिक्ट में आए ह्यूमन से, और ना ही ह्यूमन परेशान करें या कॉन्फ्लिक्ट में आए वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। रीजन फॉर फॉर्मेशन क्या है? अभी काफी दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ चीता जो है मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क के वो निकल गए थे राजस्थान की तरफ, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ था? एक चीता कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, जहाँ पे सेफ्टी पैसेज एक मिले चीता को मूवमेंट करने के लिए। तो इसके लिए ये किया गया है। कमिटी में कौन कौन होगा? तो 10 मेंबर कमिटी होगी कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ स्टेट, ठीक है। तो 10 मेंबर की कमिटी होगी जिसमें दोनों ही स्टेट से अपने अपने फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी कि चीता प्रोजेक्ट या चीता कॉरिडोर के लिए जॉइंट पैनल किसने फ्रेम किया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो लिंगोसैट एक सैटेलाइट है जो कि पूरी तरीके से लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है, आप याद रखिएगा। नाम क्या है? लिग्नोसैट, ठीक है। लिग्नोसैट कहाँ की है? तो जापान की है, ठीक है। इतना बस याद रखना है। लिग्नोसैट क्या है? ये जापान की सैटेलाइट है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि पहली वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। इतना सब बस याद रखना है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जिमसैट 2 की। तो जिमसैट क्या है? नाम से समझ में आ रहा है ZIM किससे संबंधित है? ZIM जो है जिम्बाब्वे से संबंधित है। तो ये जिम्बाब्वे की सैटेलाइट है टू एडवांस स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो जिमसैट नाम से समझ में आ रहा होगा, ये जिम्बाब्वे की सैटेलाइट है। बस आपको याद ये रखना है कि ये रशिया से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ इंक्लूड की गई थी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जिमसैट 2 जो है वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि जिमसैट 2 कौन से नेशन ने लॉन्च किया है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। तो हो सकता है आपसे लॉन्च लोकेशन पूछ ले, ठीक है। तो लॉन्च लोकेशन है रशिया, ये रशिया से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो इंडिया AI, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटा, जो कि पुराने नाम फेसबुक के नाम से जानी जाती थी पहले, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है सृजन सेंटर फॉर जेनरेटिव AI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT जोधपुर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, पर इसको ना भूलिएगा, ठीक है। इंडिया AI और मेटा ने मिलकर लॉन्च किया है सृजन सेंटर। सृजन सेंटर क्या है? ये जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है। जेनरेटिव AI का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। कहाँ पे खोला गया है? IIT जोधपुर में खोला गया है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन है इसमें। सबसे पहले कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है? इंडिया AI और मेटा, ठीक है। इंडिया AI और मेटा, याद रखिएगा, इंडिया AI और मेटा क्या किए हैं ये? तो ये सृजन खोले हैं, सृजन लॉन्च किए, ठीक है। इंडिया AI और मेटा है, क्या लॉन्च किए हैं? सृजन सेंटर, ठीक है। ये क्या है? ये जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है। याद रखिएगा, जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। कहाँ पे? IIT जोधपुर में, ठीक है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कोर इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। पार्टनर्स हमने देखा इंडिया AI है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, और मेटा प्लेटफॉर्म है जिसको फेसबुक के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE भी इन्वॉल्व रहेगी। लोकेशन क्या है? हमने देखी IIT जोधपुर राजस्थान। नेम एंड मीनिंग, सृजन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन करना इन हिंदी, ठीक है। मेन गोल्स क्या है? तो ओपन सोर्स AI लैंडस्केप को डेवलपमेंट मिलेगा, रिसर्च अच्छी होगी, इनोवेशन होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा इन AI, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो 4th LG हॉर्स पोलो 2024 इनॉग्रेट किया गया है लद्दाख में, ठीक है। याद रखिएगा, 4th LG कप
हॉर्स पोलो, ठीक है, हॉर्स पोलो का 4th एलजी कप कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये नया स्टेडियम बना है पोलो स्टेडियम गोशान द्रास लद्दाख में, यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूनियन टेरेटरी लद्दाख, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 4th एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ये लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाए तो द्रास में ये किया गया है, नया पोलो स्टेडियम गोशान द्रास में बना है, जहाँ पे ये नया नया हॉर्स पोलो खेल खेला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ध्यानचंद अवार्ड को डिसकंटिन्यू करके क्या किया जाएगा, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो नाम था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का जो नाम था, उसको ध्यानचंद अवार्ड बोला जाता था, ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड बोला जाता था। अब नाम बदल के क्या नाम रखा जा रहा है, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये किसने अनाउंस किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया, किसकी जगह पे, ध्यानचंद अवार्ड की जगह पे, ठीक है। खेलो इंडिया रिकॉग्निशन की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है अब अवार्ड की जाएगी, जो भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, उनको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया गेम्स के अंदर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी टॉप पे रहेगी, उनको अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से सम्मानित किया जाएगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो ये 2002 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, कि किस लिए दिए जाते हैं, तो जैसा कि नाम से समझ में आता है कि जो भी इंडिविजुअल है या जो भी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लाइफ टाइम टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया, चाहे वो ओलंपिक गेम्स में हो, चाहे पैरालंपिक गेम्स में हो, एशियन गेम्स में हो, या कॉमनवेल्थ गेम्स में, या कोई भी अदर गेम में हो, तो उनको इस ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाता था, ठीक है। तो ध्यानचंद अवार्ड में क्या क्या मिलता था, तो ध्यानचंद जी की स्टैचू मिलती थी, जो कि बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर थे, सर्टिफिकेट मिलता है, सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है, और कैश प्राइज मिलता है 10 लाख रुपए का, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा कि अब ध्यानचंद अवार्ड की जगह अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड मिलेगा, ठीक है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज़ गिवन नेसेसरी फिलिप टू आईटीआर फाइलिंग, मतलब टैक्स सिंप्लीफाई करने पे आईटीआर फाइलिंग कैसे बढ़ी है, इससे संबंधित एसबीआई रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। तो इसके कुछ आंकड़े काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे, इसलिए ये इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। की फाइंडिंग इसकी क्या है, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र लीड्स इन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस फॉर फिजिकल ईयर 23-24, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में हो रहा है, इसके बाद दिल्ली में हो रहा है, फिर तमिलनाडु में हो रहा है, और गुजरात में हो रहा है। और ये जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, ये कुल मिला के 70% इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र 38% लगभग टैक्स कलेक्ट करता है, ऑलमोस्ट 39% हो गया। कर्नाटका 11.9 मतलब ऑलमोस्ट 12 सॉरी, दिल्ली 10.4% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है, तमिलनाडु 6.5% टैक्स कलेक्ट करता है, गुजरात डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है 4.8%। तो ये जो 5 राज्य हैं, ये कुल मिला के लगभग इंडिया का 70% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग पीक्स की, तो सबसे ज़्यादा आईटीआर कहाँ फाइल हुए, इनकम टैक्स रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ फाइल हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, और तमिलनाडु में हुए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, तो महाराष्ट्र में हुई है, इसके बाद यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, और तमिलनाडु में। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सबसे आगे कौन है, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, और गुजरात है, ठीक है। एक और रिपोर्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024, नो मोर हॉट एयर प्लीज, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का टाइटल है, किसने पब्लिश किया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जो कि 1972 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कीनिया में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कीनिया में है, ठीक है, याद रखिएगा कीनिया में है, ठीक है। तो याद रखिएगा एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024। अपॉइंटमेंट सेक्शन में बात करें तो मोल्डोवा की प्रेसिडेंट बनी है माया सांडू, ठीक है। माया सांडू जो है ये मोल्डोवा की नई प्रेसिडेंट बनी है, जिन्होंने सेकेंड टर्म जीता है, ठीक है। और बीच में ये भी क्लेम हो रहे थे कि रशिया इंटरफेरेंस किया है इनको जिताने में। खैर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेलिवेंट है नहीं, तो बस आपको ये याद रखना है मोल्डोवा की प्रेसिडेंट कौन है, तो माया सांडू जो है नया प्रेसिडेंट है, ठीक है, माया सांडू, ठीक है, याद रखिएगा MAIASANDU, माया सांडू, कहाँ की, मोल्डोवा की।
2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है। इंडिया 176 इंडिया 176 रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बहुत ही ज़्यादा डिसमल परफॉर्मेंस है, एकदम अबिस्मल परफॉर्मेंस इंडिया की है इसमें। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स याद रखेगा, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है तो 176 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। स्कोर कितना है 45.5 आउट ऑफ 100, ठीक है 45.5 आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर है। टॉप वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो 180th पे है किरबाती, 179th पे है टर्की, 178th पे है इराक, 177th पे है माइक्रोनेशिया और 176 पे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो भारत 176वें स्थान पे है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में विद स्कोर 45.5। टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज देखें तो लग्जमबर्ग टॉप पे है फर्स्ट रैंक के साथ, इनका स्कोर है 70। एस्टोनिया सेकंड रैंक पे है, इनका स्कोर है 70.5, लग्जमबर्ग का स्कोर था 70.8 और थर्ड पे है डेनमार्क 69.4 स्कोर के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा एलईडी, ठीक है एलईडी, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क, ठीक है ये टॉप 3 कंट्रीज है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है तो इस इंडेक्स को रिलीज करता है गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट बेन ग्यूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव एंड biodb.com। नेगेव मतलब इसराइल का डेजर्ट है, ठीक है। तो ये इसराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2022 में स्टैब्लिश की गई थी, गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। किन किन पैरामीटर्स पे कंट्रीज को जज किया जाता है, असेस किया जाता है तो 25 पैरामीटर्स हैं इन 4 मेन कैटेगरीज, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 मेन कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी, मैनेजिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, एड्रेसिंग थ्रेट्स अगेंस्ट बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस, फ्यूचर ट्रेंड्स इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज है पैरामीटर्स हैं जिनमें कंट्रीज को असेस किया जाता है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं हर 4 जो भी 4 मेन पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले है लैंड मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट में इंडिया का स्कोर है 42 और इंडिया की रैंक है 154th। कैपेसिटी एंड गवर्नेंस में इंडिया की रैंक है 115 विद स्कोर ऑफ 60। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स इंडिया का स्कोर है 133 विद स्कोर ऑफ 35 और थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें इंडिया की रैंक है 177 विद स्कोर 54 सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए इंडिया की परफॉर्मेंस ऑन 4 मेन पैरामीटर्स। जीएससी की बात करें गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल की, तो हमने आपको बताया ये इसराइल में लोकेटेड है और 2022 में फॉर्म हुई है, ठीक है। बुक एंड ऑथर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये पूछा जाए। बुक का नाम है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। इसके ऑथर कौन है, ऑथर है रामचंद्र गुहा, ठीक है याद रखिएगा रामचंद्र गुहा जी, इन्होंने बुक लिखी है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा।